नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ असम राइफल्स में दिया 10% आरक्षण। राहुल गांधी के घोटाले से G23 नेताओं ने किया किनारा, 20 जून को पूछताछ के बाद हो सकते हैं गिरफ्तार। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज, नहीं मिली राहत। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष में टूट, शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए बोला हमला। पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आना हुआ मुश्किल, अब ऑन साइट टेस्ट करना होगा पास, फिर होगा फैसला। पहली खबर का रुख करते हैं, जहां सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा है। युवा सड़कों पर उतरकर अग्निवीर की भर्ती को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब गृह मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। डॉक्टर साहब, क्यों बार बार केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में ये बदलाव किए जा रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि सरकार अनप्रिपेयर्ड थी। आप कानून लेकर के आते हो, 2-3 दिन के अंदर ही आपको बदलाव करने पड़ जाते हैं। इसका मतलब बहुत ही खराब तरीके से आपने इस योजना को लोगों तक पहुंचाया। एक कम्युनिकेशन की दिक्कत कि आप जिस योजना को जनता के बीच लेकर के आना चाहते हो, उसके लिए कुछ तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। और लगातार, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कृषि कानून हो, ये ट्रेंड बन चुका है कि विपक्ष हर किसी नए पहल के ऊपर पूरे देश में आगजनी शुरू कर देता है। भाई, आगजनी करने वाले कौन हैं? क्या ये स्टूडेंट हैं? हमें तो ये गुंडे नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहीं आरजेडी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है, कहीं वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है। अभी देखिए, झारखंड में रांची में कोई कांग्रेस पार्टी का एमएलए वो ये कह रहा है कि सरकार अगर इसको रोल बैक नहीं करती तो पूरे देश में आग लगा देंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वापस लीजिए ये कानून, नहीं तो फिर बवाल मचेगा। आखिरकार सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी है। 2 चीजें हो रही है। एक ये कि सरकार बहुत ही हाफ हजर्ड मैनर से वो कानून को लेकर के आती है, और दूसरी चीज कि जब बवाल मचता है तो बवालियों को फ्री रन दी जा रही है इस देश में आगजनी करने के लिए, अराजकता मचाने के लिए। ये दोनों ही गलतियां सुधारने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सरकार ने एक योजना की घोषणा की, जिसके बाद बवाल मचा और अब फिर सरकार को उस योजना को लेकर अपने घुटने टेकने पड़े, लेकिन फिर भी ये बवाल नहीं रुका। अगली खबर की बात करते हैं, जहां राहुल गांधी पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। मां की बीमारी का बहाना देकर राहुल गांधी ने ईडी से कुछ समय तो ले लिया है, लेकिन 20 मई को फिर से राहुल से पूछताछ की जानी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता का जेल जाना भी तय माना जा रहा है। इस बीच G23 नेताओं ने भी राहुल गांधी पर हो रही इस कार्रवाई पर बड़ा बयान देते हुए मामले से किनारा कर लिया है, जो राहुल के जेल जाने को लेकर एक बड़ा हिंट माना जा रहा है। डॉक्टर साहब, G23 नेताओं ने जो बयान दिया है द प्रिंट में अपना, तो उसके बाद वो एक बड़ा हिंट राहुल गांधी के जेल जाने का माना जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले कार्यकर्ता, पत्रकार, तमाम लोग, ये लोग एक ही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे। ये कांग्रेस के तमाम लीडर ने मान लिया है और इसलिए उसकी तैयारी भी चालू हो गई है। रविवार यानी कल तमाम कांग्रेस के लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग नहीं आ सकते हैं तो उन्हें यह आदेश दिया गया है कि हर स्टेट कैपिटल में सोमवार के दिन बवाल करना है, हंगामा मचाना है। इस बीच जो
फूट नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, वो ये कि जो नेता पहुंच रहे हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, उनमें वो G23 के लीडर्स नज़र नहीं आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी कंपनी का CEO वो जेल जा रहा है भ्रष्टाचार के केस में, और आप क्या चाहते हो कि हम लोग सीनियर लीडर्स हैं इस देश में और हम वहाँ जाकर के तमाशा करें? वी कैन नॉट सिंग एंड डांस जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इज गोइंग टू जेल। तो ये जो जेल जाने की जो खौफ है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर विराजमान है। और दूसरा जो सबसे अहम है कि अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेती है तो सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान क्या होगा? सोनिया गांधी क्या अपने बेटे को बचाने के लिए सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेगी, क्योंकि वो अध्यक्षता थी। कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना है कि 5 लाख की कंपनी कैसे 5,000 करोड़ की मिल्कियत की मालिक हो गई। ये भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं, उनकी जो कंपनी यंग इंडिया है, उसका 1 करोड़ रुपए एक फर्जी कंपनी से लेना वो कहाँ तक उचित है? इन दोनों सवालों का जवाब न राहुल दे रहे हैं, ना कोई और दे रहा है, ना उनके वकील दे पा रहे हैं। इसलिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली है, और राहत नहीं मिली है इस वजह से उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, खबर सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके बाद अगली पूछताछ में राहुल गांधी का जेल जाना तय माना जा रहा है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। घोटाला मामले में जैन की ओर से दायर जमानत याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हाल में जैन ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली थी। लेकिन 14 जून को राउज कोर्ट में ईडी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। डॉक्टर साहब, जो फैसला अब फिर से कोर्ट की ओर से आया है, जमानत याचिका रद्द कर दी गई है, तो अब आगे फिर जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, वो कहाँ है केजरीवाल जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने सारी कागज पढ़ लिए। मैं तो इनकम टैक्स का ऑफिसर रहा हूं, कागज मुझे भी देखना और समझना आता है। बड़े ज्ञानी बन रहे थे, खुद जज भी बन गए थे और ये कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन सत्य हरिश्चंद्र है। कोर्ट के अंदर 2 दिन पहले 14 दिन की रिमांड बढ़ाई गई, 10 दिन पहले 14 दिन आगे। 14 दिन की रिमांड हार्डकोर क्रिमिनल्स को दी जाती है। 14 दिन करके आप देखिए किस तरह से अनिल देशमुख अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले हैं, उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके भी जुर्म वही हैं जो सत्येंद्र जैन का है। आप खुद को ईमानदार बताएं और कोर्ट के अंदर आपको भ्रष्ट बताया जाए, आपको बेल ना मिले, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है। अब सत्येंद्र जैन के ऊपर उसके बयान नहीं आ रहे। बयान क्या आ रहा है? वो आज ये अग्निवीर वाले मुद्दे में सामने आया और उसका जो मुख्यमंत्री है कठपुतली पंजाब का, वो भी सामने आया और ये कह रहा है ये कानून वापस लो। मतलब ये कि चोरी पकड़ी गई तो आप दूसरे जगह दूसरे मुद्दे पे पैतरेबाजी करना आपने शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल के दावे तो झूठे साबित हुए ही, साथ ही अब उनकी मुसीबतें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जिससे पहले ही विपक्ष में दोफाड़ होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए जहां विपक्ष को एकजुट किए जाने की कवायद जारी थी, वहीं अब विपक्ष में टूट की खबरें सामने आने लगी हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में विपक्ष पर हमला बोलते हुए राष्ट्रपति चुनाव को गंभीरता से लेने की जरूरत बताई है। साथ ही यह कहा है कि लोग पूछ सकते हैं कि यदि विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी खड़ा नहीं कर सकता तो वो समर्थ प्रधानमंत्री कैसे दे पाएगा। डॉक्टर साहब, हाल में हमने देखा था ममता बनर्जी ने जो मीटिंग आयोजित की थी उसमें कई पार्टियां ऐसी थी जो शामिल नहीं हुई, और अब सामना में भी शिवसेना ने विपक्ष पर हमला बोल दिया है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इस यूपीए, ये सेकुलर ब्रिगेड, ये अघाड़ी से उब गए हैं, थक गए हैं। थक इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ वो मिसमैच हैं।
जिस पार्टी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी, उसके समर्थक, उसके वोटर वो नहीं चाहते कि कांग्रेस, एनसीपी, ममता बनर्जी, केजरीवाल के साथ शिवसेना नजर आए, और उसके बावजूद आप सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते 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 यहां तक पहुंच गए कि अब आपको अपने ही गठबंधन के बारे में इस तरह के बयान देने पड़ते हैं। कोई विपक्ष, कोई भी बड़ा लीडर राष्ट्रपति के चुनाव में आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन सबको मालूम है कि कोई भी खड़ा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वो राष्ट्रपति के चुनाव में हरा नहीं सकेगा, क्योंकि वोट ही नहीं है। और इसलिए ममता बनर्जी वो मुस्लिम कार्ड खेल रही थी, फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार उनको गुजारिश कर रही थी कि 2 आदमी। आज फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया मैं नहीं। उसके पहले शरद पवार को भी कहा गया, उन्होंने भी कह दिया मैं नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि हारी हुई बाजी में दाव नहीं लगाई जाती। और शिवसेना है जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की घृणा में वो अनर्गल बातें करती आ रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो थक चुके हैं, शिवसेना थक चुकी है कि भाई ये कहाँ किस जंजाल में हमने अपनी पार्टी को फंसा दिया है। जी बिल्कुल, यानी कि जहां एक और विपक्ष को एकजुट किए जाने का सपना देखा जा रहा था, वहीं अब उसी विपक्ष में टूट पड़ती दिखाई दे रही है। चलिए रुक कर लेते हैं पाकिस्तान का, जिसके खिलाफ आतंकवाद को पनाह दिए जाने को लेकर वैश्विक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच पड़ोसी मुल्क की मुसीबतें और भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एफएटीएफ की ओर से अब ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को तुरंत ही ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। जब तक एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान जाकर पूरी संतुष्टि नहीं कर लेती है, तब तक उसे ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। पाकिस्तान को लेकर यह फैसला जर्मनी में आयोजित एफएटीएफ की 4 दिन की बैठक के बाद आया है। डॉक्टर साहब, एफएटीएफ ने अब ये बड़ी घोषणा कर दी है कि पहले वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वहां स्थिति देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा या नहीं। तो क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान को तो ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। वो तो चूँकि बहुत सारे मुल्कों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, चीन का एक समर्थन मिला हुआ रहता है, इस वजह से वो ब्लैक लिस्ट में नहीं है। अदरवाइज उसकी तो हरकत ही ऐसी है। एफएटीएफ वो एजेंसी है जो सरकारों से ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है कि क्या आपके देश के अंदर कोई आतंकी गतिविधि, आतंकी संगठन सर्वाइव तो नहीं कर रहा। यहाँ सर्वाइवल का मसला तो जाने दीजिए, यहाँ की सरकार ही, यहाँ की आर्मी ही आतंकवादियों को पैदा करती है। तो ब्लैक लिस्ट में उसका शामिल होना वो तो मैंने होना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। क्या प्रॉब्लम है इससे? ये ग्रे ब्लैक लिस्ट होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान वैसे ही डेट ट्रैप में फंस गया है। इतने कर्ज इसने ले लिए हैं कि इसके, आप ये समझिए कि उसके सूद को भी, उसके ब्याज को भी वो देने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पे महंगाई आसमान छू रही है। वहाँ डॉलर जो है वो इतना ऊंचा हो गया है कि वहाँ कोई काम करने के लिए आ भी नहीं सकता, कोई इंडस्ट्रिस्ट वहाँ पैसे भी नहीं लगा सकता। इकोनॉमिक रिवाइवल का सारी उसको कहते चांसेस वो खत्म होते चले जा रहे हैं। और ये ग्रे लिस्ट में आने से कई सारी जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो कई सारे शर्त के साथ वो उनको कर्ज देती हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को पूंजी की आवश्यकता है। अगर ये एफएटीएफ की तलवार पाकिस्तान के गर्दन पर लटकी रहेगी, न फंड आएगा, न कर्ज मिलेगा, न पाकिस्तान अपनी इस मुसीबत से बाहर आ पाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि एफएटीएफ ने जो फैसला लिया है उसके बाद अब पाकिस्तान की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।